प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं आपके साथ नीलम मदान और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी बिल्कुल। अच्छा देखो, कुछ फसलें अमित ऐसी होती हैं जो पोषण से भी भरपूर हैं, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं और साथ में उनमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं। प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी उनका पूरा वर्चस्व है, पूरा धमाल मचा के रखा हुआ है उन्होंने। औद्योगिक क्षेत्र है, जो उद्योग का क्षेत्र है, उसमें भी उसकी भारी मांग है। तो ऐसी जो फसलें होती हैं उनको कहा जाता है कल्प फसलें जो हैं हमारी, और उनमें से एक फसल है सोयाबीन। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा कि आज के इस आधुनिक युग में जब हम एक निरंतर गति में हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, और फिर शाम को एक वक्त थाली में ऐसा खाना ना हो कि जो प्रोटीन युक्त हो, विटामिन हो, बढ़िया हो और हम एक ताजा स्फूर्ति में भर जाएं और फिर अगले दिन उसी निरंतर गति से कार्य करने के लिए तैयार रहें, तो क्यों ना हम ऐसी ही फसलों पर ध्यान दें, अपनी थाली में, अपनी रसोई में ऐसी चीजों को रखें कि जो हमें तरोताजा रखें। एक बात और भी अमित, शाकाहारियों के लिए तो ये सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है ना। जो शाकाहारी लोग नहीं हैं, मांस मछली खाते हैं, उनके लिए प्रोटीन उन्हें वहां से मिल जाता होगा, लेकिन शाकाहारियों के लिए जो सोयाबीन है वो उसमें भरपूर प्रोटीन है, कैल्शियम है, लौह तत्व भी है, यानी कि जिनमें खून की कमी है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इवन कैंसर के रोगियों के लिए भी जो सोयाबीन है औषधीय गुणों से भरपूर है। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा कि जो आज देश का युवा है वो भी तैयारी करता है। जब आप फोर्सेज में जाते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो सुबह सुबह वो भी सोयाबीन का सेवन करते हैं क्योंकि उनके लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरत है। और इसी के विषय में हम ज्यादा जानकारी जो लेंगे उसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर टीकम सिंह को। जी हाँ, डॉक्टर टीकम सिंह प्रधान वैज्ञानिक हैं, ये सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। हम जानेंगे कि जो ये सोयाबीन की बढ़ती मांग है उसकी आपूर्ति के लिए, भरपूर फसल के लिए हमें सोयाबीन फसल की सुरक्षा कैसे करनी है, कीट और रोगों से कैसे इस समय हमें वो सब कार्य करने हैं, वो सारी सावधानियां रखनी है, उन सारी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी फसल गुणवत्तापूर्वक हो और भरपूर फसल हमें मिले और किसानों को लाभ भी पूरा मिले उसका। जी हाँ, और जो हमारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जिन्होंने सोयाबीन की फसल खेतों में लगाई हुई है, तो वो भी हमारे कार्यक्रम में भागीदारी निभा सकते हैं। यदि आपकी फसल में कोई समस्या है या आप जल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, कीटनाशक,
कीटनाशक, रोगनाशी किसी का भी आप प्रयोग करना चाहते हैं तो क्यों ना डॉक्टर की सलाह से करें, और हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हैं ही। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं और उसी के बल पर वो सिफारिश करते हैं और वो मान्य है, प्रमाणित है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टीकम सिंह। हम आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैडम। सभी किसान भाइयों को भी नमस्कार जी। और जहां तक अमित बात ये भी है कि अगर भागीदारी हमारे किसान बहन भाइयों को निभानी है तो वो फोन के जरिए निभा सकते हैं। फोन के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 23421081। बिल्कुल, हमारे श्रोता अभी भाई फोन नंबर नोट कर लिया होगा। एक बार आपको पुनः बता देते हैं कि 23421081 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं वो 011 जो कोड है STD वो लगाना ना भूलें। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। अब हम चलते हैं सीधे विशेषज्ञ के पास और जानकारी लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने शुरुआत की है कि ये बहुत गुणकारी फसल है, हम डॉक्टर साहब से भी जानना चाहेंगे इसकी उपयोगिता के बारे में, महत्व के बारे में। बिल्कुल, सोयाबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में बताया, प्रोटीन से भरपूर है। इसके अलावा इसके अंदर ऑयल जो तेल की मात्रा है वो भी काफी अधिक होती है, इसीलिए इसको तिलहन भी बोलते हैं। जी। इसमें 20% करीब तेल होता है और वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। 85% जो तेल होता है इसका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी ये मोटापा नहीं बढ़ाता है। दूसरा ये गुण है। इसके अलावा इसके अंदर 40% प्रोटीन होती है, जो किसी भी चीज में इतनी प्रोटीन नहीं होती। जैसा शाकाहारी जो आदमी है उनके लिए ये प्रोटीन का सबसे सस्ता और अच्छा माना गया है सोयाबीन को। और इसके बाद में हम इसे तेल निकालने के बाद में इसकी जो बनती है मंगोड़ियां बनती हैं जी, उनके अंदर इसके अंदर स्टार्च भी बहुत कम होता है। तो जो डायबिटिक अपने आदमी हैं, जिनको डायबिटीज की समस्या है, वो इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्च इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबके अलावा किसानों के हिसाब से हम देखें तो ये एक नकदी फसल के रूप में किसान इसको लगा सकते हैं। कम समय में, कम लागत में इससे अधिक मुनाफा किसान भाई इसको लगा करके अपने खेतों में कमा सकते हैं। जी, अभी जो हमारी फसल लगी हुई है सोयाबीन की, इस समय किसान बहन भाइयों को क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला कदम उन्हें क्या उठाना चाहिए अभी इस समय? अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में अभी जो किसानों की जो फसल है सोयाबीन की, वो 50 से 60 दिन की अवस्था में होगी। तो मैं सोचता हूँ किसान भाइयों ने बुवाई के समय जो उसकी आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, वो दिए होंगे, खरपतवार नियंत्रण किया होगा। इसके अलावा अभी जो किसान भाइयों को तुरंत जो करना है, हमें देखा गया है कि अगर हम सोयाबीन की खड़ी फसल में 20 से 25 केजी नत्रजन प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो हमारे उत्पादन में करीब 10 से 15% वृद्धि हो जाती है। वैसे तो दलहनी फसल है, इसके अंदर जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होता है, पर फिर भी वो उतनी आवश्यकता के अनुसार उतना नहीं होता है जितना चाहिए। तो अगर हम 20-25 केजी नाइट्रोजन अगर दे देंगे, यानी 1 हेक्टर में करीब हमें 1 बैग यूरिया का हम छांट देंगे, तो वो हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जैसे अभी कभी कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, तो उस स्थिति में, क्योंकि ये पानी जमा होने के प्रति बहुत संवेदनशील है, तो पानी जहां अगर जमा हुआ है तो उसको ज्यादा समय तक भरा ना रहने दें, उसको निकाल दें बारिश होने के बाद में, और ध्यान रखें वो पानी लंबे समय तक ना भरे, ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें जो ध्यान रखना है कि अगर अभी फलियां आना शुरू हो जाता है, 60-70 दिन बाद फलियां आना शुरू हो जाता है और दाना भराव की स्थिति आ जाती है, तो कुछ हमारी जमीन के अंदर कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिसमें जिंक है, बोरोन है, जो फलियों के फूल को ठहरने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसका भी हम चाहे तो स्प्रे किसान भाई कर सकते हैं। उससे भी पाया गया है कि उसमें भी हमारे उत्पादन में काफी गुणवत्ता में और उत्पादन में दोनों में वृद्धि होती है। जैसे जिंक का हमें अगर करना है तो 0.5% जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार बोरोन
का है, बोरोन का करीब 0.2% अगर छिड़काव करेंगे घोल का, तो हमारे जो उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि जैसे कि आजकल बारिश को हम देखते हैं, या तो नहीं हो रही है, होती है तो थोड़े टाइम के लिए बहुत तेज बरसती है, तो वो पानी एकदम इकट्ठा आ जाता है। तो उसके लिए जो आपने बताया जल निकास बहुत जरूरी है। और कभी ऐसा भी होता है, जैसे बहुत लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होती है, जब 20-25 दिन बारिश नहीं हुई और हमारी फसल अगर फलियां बन रही हैं, तो उस समय अगर हमें 1-2 सिंचाई भी देनी पड़े तो वो हमें देनी चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि वो एक इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। अगर उस समय हम पानी नहीं देंगे तो फलियां उसमें जो है अच्छी तरह से भरेगी नहीं और हमारा उत्पादन कम हो सकता है। तो पानी की व्यवस्था है तो उस समय पानी दें। जी बिल्कुल, यानी कि एक संतुलन पूरा बना के रखना है और सचेत रहना है। बिल्कुल। कि अगर बारिश ज्यादा है तो जल निकासी पे ध्यान रखना है, और बारिश नहीं हो रही है तो जल व्यवस्था पर ध्यान रखना है। जल व्यवस्था जी नीलम, ये जो विषय आज चल रहा है, सोयाबीन फसल की जो फसल है, इसमें कीट और रोगों की सुरक्षा। जी 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 सबसे पहले तो हमारे श्रोता निश्चित रूप से ये बहुत सारी चीजें जान गए होंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने विशेष तौर पे इसमें प्रोटीन की बात की, इसमें असंतृप्त वसा की बात की, कार्बोहाइड्रेट की बात की, कि ये संपूर्ण मात्रा में कहा जाए तो संतुलित आहार की तरह है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि दलहन भी है और तिलहन भी है। बिल्कुल। अगली बात डॉक्टर साहब ने सबसे बढ़िया बताई कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का एकत्रीकरण जो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा दलहन फसलें करती हैं, उसके विषय में भी प्रकाश डाला। सच में जानकारी भी है, और हमारे किसानों के लिए अधिकतम लाभ कैसे हो, लागत मूल्य कैसे कम हो, और हमारे देश की जो कृषि है उसमें ये हमारी फसलें जो हैं औद्योगिक रूप से किस प्रकार से एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखें कि कृषि देश की रीढ़ बनी रहे। बिल्कुल, ये किसान की बात कार्यक्रम इसी दिशा में अग्रसर होते हुए कार्यक्रम उद्देश्य को प्राप्त करता है, और खुशी होती है जब हमारे देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आकर के देश के उस किसान तक पहुंचते हैं जो इस समय अपनी पैंट की मोहरियां चढ़ाकर कहीं ना कहीं सिंचाई व्यवस्था कर रहा होगा या जल प्रबंधन कर रहा होगा। मैं बहुत बहुत सही बात कही है आपने जी। और जैसे कि आपने कीट और बीमारियों की बात की है, तो डॉक्टर साहब अमूमन कौन सी कीट बीमारियां जो हैं सोयाबीन को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका लक्षण क्या है, कैसे मतलब अगर जागरूक किसान हैं ध्यान रखें कि वो बीमारियां आए ही ना, अगर आए तो क्या समाधान है? हाँ देखो, पहले हम बात करते हैं कीटों के बारे में। सोयाबीन के अंदर करीब 20-25 कीड़े हैं जो मुख्य रूप से लगते हैं। उनमें भी 5-6 कीट ऐसे हैं जो खास तौर पे सबसे ज्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें है सेमीलूपर कैटरपिलर है, तंबाकू कैटरपिलर है, तंबाकू की इल्ली जिसे बोलते हैं, और फली छेदक है। इसके बाद में पत्ती लपेटक जो पत्ती को लपेट देता है, और एक लीफ माइनर कीड़ा है वो है, और छोटे छोटे रस चूसक कीड़े होते हैं जिसमें सफेद मक्खी है। तो ये कीड़े हैं जो हमारी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी रोकथाम और का जो जहां तक सवाल है, तो किसान भाई कुछ दवाइयां हैं उनका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उन दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। जो किसान भाई ऑर्गेनिक रूप से खेती कर रहे हैं उनको ऑर्गेनिक दवाइयां हैं, जैसे नीम का सत है 5%, उसका स्प्रे करना है, या बीटी करके जैव रसायन आता है उसका स्प्रे करना है ऑर्गेनिक वालों के लिए। जो इनऑर्गेनिक खेती करते हैं उनमें आपके कई दवाई हैं, जैसे फास्फोमिडान है, आपके लैम्डा साइहाइलोथ्रिन है, ट्राइजोफॉस है। ये कुछ दवाइयां हैं, इनका बदल के करना है। अगर एक बार आपने कर दिया 10-15 दिन फिर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा कीड़े अभी तक गए नहीं हैं, तो उसका इस्तेमाल करना है, दोबारा दूसरी दवाई का इस्तेमाल करना है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि किसान भाइयों को इन कीड़ों की रोकथाम के लिए एक समन्वित जो प्रणाली है उसको अपनाना चाहिए। समन्वित का मतलब हमें रसायन पे तो बाद में जाना चाहिए, उससे पहले जो प्रक्रिया है उनको हमें सही तरीके से करना है, जिससे कीड़े का प्रकोप कम रहे। उनमें जैसे है कि अगर हम किसान भाई अभी तो खैर हमारी फसल खेतों में है, लेकिन आगे से किसान ध्यान रख सकते हैं किसान भाई कि गर्मियों में गहरी जुताई करें, जिससे जो भी कीड़े के अंडे होते हैं, पीपा होते हैं, वो नष्ट हो जाएं। इसके अलावा कीट रोधी किस्में भी हैं, किसान उनका जैसे इसके अंदर तंबाकू की इल्ली ज्यादा आती है, उसके रोधी किस्में हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में
आपके अपने जो बीज वगैरह है, बीज है, उसको भी उपचारित करके अगर हम बोएंगे तो भी कीड़े बीमारियां कम आती हैं। इसके बाद में फिर भी अगर आते हैं तो हमें इंसेक्टिसाइड दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। और इसको जब ये प्रयोग करें तो उसमें किसान जो बहन भाई हैं उन्हें क्या सावधानियां रखनी होंगे? कोई भी हम इंसेक्टिसाइड या दवाई अगर पेस्टिसाइड हम काम में लेते हैं हमारी खेती में, तो हमें वो ध्यान रखना है कि उसकी जो संशोधित मात्रा है जी जी। उसका ही उतना ही उपयोग करें। और दूसरा, जब इन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि उनकी जो मात्रा है वो उससे ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, तभी वो प्रभावी रूप से रहेगी और वो नुकसान भी नहीं करेगी किसी को भी, ना तो प्लांट को ना आदमी को, उसका रेजिड्यू भी नहीं रहेगा ज्यादा। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी रही कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन जो सोयाबीन की फसल इस समय खेतों में हैं उनमें किस प्रकार से कीटनाशक का प्रयोग करें या कीटों का ध्यान रखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कीटनाशक ना है लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे रोग फसल में आ जाते हैं कि जिनके विषय में किसान को जानकारी भी नहीं होती और दिनों दिन देखते हैं कि फसल चौपट हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन पर रात दिन तो हम कहते हैं कि किसान लगा ही रहता है, परिश्रम का काम ही है, ज्यादातर देखभाल हमारे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नए साथी जो पहली बार लगाया है सोयाबीन या जानकारी नहीं होती है, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बीमारियों की जहां तक बात है तो सोयाबीन की फसल में बीमारियों का भी काफी लंबी संख्या है जी। पर उनमें भी 4-5 बीमारी हैं जो खासकर बहुत ही क्या कह सकते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा घातक होती हैं फसल के लिए, जिसमें कुछ फंगस कवक के द्वारा फैलती हैं, जिसके अंदर आपके चारकोल रोट है, आपके लीफ ब्लाइट है, पत्ती धब्बा रोग है। ये बीमारियां हैं जो कवक के माध्यम होती है। अधिकतर जो कवक के माध्यम से जो बीमारी फैलती है उनका उपचार केवल हमें बीज उपचार के माध्यम से किया जाता है। लेकिन किसी किसान के खेत में अगर पत्ती धब्बा रोग और इस तरह के लक्षण हैं तो किसान भाई एंडोफिल M45 दवा है या कार्बेंडाजिम है, उसका 0.25% अगर स्प्रे कर देंगे तो इस बीमारी से कुछ हद तक निदान पा सकते हैं। दूसरी बीमारी एक और महत्वपूर्ण है जो वायरस के कारण होती है, उसको बोलते हैं येलो वेन मोजेक, पीली पत्ती रोग बोलते हैं उसको। पीली पड़ जाती है, पीली और सिकुड़ जाती हैं, ऐसी पत्तियां हो जाती हैं। तो वो जो है वायरस के कारण होता है और वायरस के कारण और इस बीमारी का जो फैलाव है, एक सफेद मक्खी कीट आता है उसके माध्यम से उसका दूसरे पौधों में फैलता है। तो हमें वायरस से कारण जो भी बीमारी होती है उसका कोई उपचार नहीं होता है, तो हमें वो पौधे उखाड़ करके अपने फील्ड से एकदम या तो जमीन में गाड़ देने हैं या जला देने हैं जी। उसके बाद में हमें सफेद मक्खी का हमें नियंत्रण करना है। उसके लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे मेटासिस्टॉक्स है या आपके क्लोरोपाइरिफॉस है, उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके उसका निदान कर सकते हैं। तो उसमें वायरस वाले में ध्यान रखना है कि हमें जो इन्फेक्टेड और ऐसे बीमारी ग्रस्त पौधे लगे हमें उनको उखाड़ के नष्ट करना है। तो ये हमें खासकर बीमारियों में ध्यान रखना है जी। डॉक्टर साहब, ये तो नीलम उचित जानकारी हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंच रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन इस संदेश के बाद फिर बातचीत जारी रखेंगे जी। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
तो जैसा कि डॉक्टर साहब ये संदेश से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या बीमारियां जो हमारी सोयाबीन की फसल में लगती हैं और उसके बारे में बताया भी सही, और वायरस से कैसे जो सफ़ेद मक्खी से फैलने वाली बीमारी है पीला मोजैक जो है, और उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन मुझे ये इसी बीच में ये जो मुझे ध्यान में आया कि अभी पशुओं में भी एक ऐसी ही बीमारी जो वायरस से फैली हुई है वो है लंपी स्किन रोग है जी। और ये जो इसके लक्षण हैं वो जो पशु हैं हमारे, उनके शरीर पे छोटे छोटे ऐसे लंप फफोले जैसे बन जाते हैं और उनका बुखार उनको आ रहा है, मुंह से लार निकल रही है, खाना उनका कम हो गया, भार कम हो रहा है। और ऐसे में पशुपालकों को बहुत ध्यान रखना है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रमण के द्वारा ही फैल रहा है। एक बीमार पशु से दूसरा बीमार पशु हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पशुओं को साफ हवादार स्थान पर रखें, और अगर कोई बीमार पशु है तो उसे दूसरे पशुओं से बिल्कुल अलग रखना है, साफ पानी का ही इंतजाम करना है, वहां पे जो मच्छर मक्खी हैं वो ना आने पाए, उनका जो जहां जगह है वो साफ सुथरी रखें ज्यादा से ज्यादा, ये कोशिश करनी है हमें। और जो चिकित्सक हैं हमारे उन्हें दिखाना है, जो पशु चिकित्सक हैं उनसे जरूर राय लेनी चाहिए, टीकाकरण कराना है, जो भी वो कहें उसके हिसाब से हमारे किसान भाइयों को पशुपालकों को चलना होगा। बिल्कुल आपने नीलम किसान की बात, कार्यक्रम में जब हम किसानों की बात करते हैं तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होती है। और ये जो अभी आप लंपी स्किन डिसीज के विषय में बात कर रही हैं, इसमें बहुत बड़ा भ्रम हमारे किसान भाइयों में, पशुपालकों में है कि ये उन्हें भी हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये पशु से पशु को होने वाली बीमारी है, ना कि पशुपालक को। तो कई बार पशुपालक बच रहा है, उस पशु से दूर जा रहा है कि भाई कहीं ये बीमारी हम में ना आ जाए। क्योंकि जैसे भी सुनते हैं अखबार के माध्यम से, रेडियो पे, टेलीविजन में कि भाई मंकी पॉक्स चला हुआ है, ये लगभग ऐसा ही पशुओं में देखने को आता है कि जैसे पहले माता निकल जाती थी, चत्ते पड़ जाते थे, तो ऐसे ही पशुओं में होता है। और पशुओं में भी ये सबसे ज्यादा गायों में दिख रहा है। जी जी। तो जो गाय के पशुपालक हैं या गायों में बहुत ज्यादा ये रोग इस समय दिख रहा है। तो दो बातें, बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि ऐसे पशु का दूध ना पिए वरना ये रोग बच्चों में आ जाएगा, उन पशुओं की सेवा ना करें वरना हमें भी ये रोग हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है जी। अगर देखिए, अगर आप बचाव की ही बात करते हैं तो सोच के साथ चलिए ना। अगर आप पशु के पास गए, आप भी आके हाथ धो लीजिए अच्छे से, है ना, ये तो हम कर सकते हैं। मगर ये तो मतलब जैसा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, एक जानकारी और एक जागरूकता की जो है ना आवश्यकता है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि वो उन पशुपालकों तक पहुंचाएं, वो किसान भाई औरों को बताएं कि ये बीमारी ऐसी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये बात जो कही थी नीलम ने वो बिल्कुल ठीक है कि पशु से अन्य पशुओं को अवश्य हो सकती है, तो उस पशु को बिल्कुल अलग रखें, कोई अन्य किसी पशु के संपर्क में वो ना आए। और जो उनके बछड़े हैं उनको भी, जो या बछियां हैं जो दूध पी रहे हैं, जो दुधारू पशु हैं, उनका दूध आप उबाल कर उन्हें पिला सकते हैं। और आप भी यदि उसका सेवन करना चाहे तो दूध को उबाल कर ही उसका सेवन करें, वरना उसमें कुछ भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि वो हमें बीमार अन्य किसी कारण से हो, लेकिन हम दोष पशु को दे दें, तो सावधानियां अवश्य बरतें। जी जी जी। तो साथियों, जरूर इन बातों पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो पशुपालक हैं उनका भी पूरा ध्यान हम कार्यक्रम किसान की बात में रखते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, टीकम सिंह जी, जो कि बात कर रहे हैं सोयाबीन फसल की कीट और रोगों से सुरक्षा। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कैसे कीट से होने वाली जो परेशानियां हैं वो कैसे फसल से आप उनका समाधान निकाल सकते हैं, किन दवाइयों का इस्तेमाल करें, और जो साथ में वायरस से होने वाले हैं वो उनके लिए आप क्या करें। तो इसके अलावा आप किसान बहनों और भाइयों को इस समय क्या सलाह देंगे कि वो जागरूक रहें, अपनी फसल को देखते रहें, क्या लक्षण पहचाने वो उसमें? हाँ, किसान भाई अपने, अभी ये मौसम ऐसा रहता है कि इसमें अधिकतर कीट एवं बीमारियों की समस्या आती है। तो किसान भाई अपने खेतों में एक प्रकाश पाश होता है, लाइट ट्रैप जिसे बोलते हैं, वो लगा के रखें, जिससे हमें समय समय पे जानकारी मिल सके कि कौन से कीट हमारी फसल पे लग रहे हैं। एक इसकी व्यवस्था करें। दूसरा, किसान भाई जैसा मैंने बताया कि इसमें तंबाकू की इल्ली और एक बाल वाली एक गिडार होती है जिसको बिहारी हैरी कैटरपिलर बोलते हैं, वो उनका प्रकोप रहता है। तो उनके रोकथाम के लिए किसान भाई अपने खेत में जगह जगह लकड़ी का टी आकार का कुछ ऐसा बना दे जिसपे पक्षी बैठे, वो पक्षी उसको खा जाते हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से उन कीड़ों का नियंत्रण होगा। तो हमें दवाइयों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अगर कम संख्या में होंगे तो उनका वो कीड़े उसको खा सकते हैं, पक्षी लोग खा सकते हैं कीड़ों को। तो ऐसी व्यवस्था किसान भाइयों को
करनी चाहिए और प्रतिदिन पूरा उनको ध्यान रखना है कि कितने कीड़े या कुछ हमारी बीमारी की समस्या तो नहीं आ रही है, जिससे उसका तुरंत निदान किया जा सके। जैसे कि डॉक्टर साहब, हमने शुरुआत में भी बात की कि कितनी उपयोगी फसल है ये। इसकी उपयोगिता को देखते हुए, इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन हो, और इसके लिए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सोयाबीन का, उसमें भी वृद्धि की है। जो पहले 2560 रुपए था वो अब 4400 से ऊपर रखा गया, यानी कि लगभग 53 या 54% वृद्धि हुई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी। ये अपने आप में ही ये बात हमें प्रमाणित करती है कि सोयाबीन एक बड़ी लाभकारी फसल है, किसानों के लिए भी और उपभोक्ताओं के लिए भी। बिल्कुल, सभी के लिए, सभी के लिए। तो अभी आप मतलब हम अब कार्यक्रम के अंतिम उसमें हैं, तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? मैं तो किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगा कि किसान भाई अभी जो अब फसल में मेहनत की है उसका और थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बीमारियों और कीटों के हिसाब से उनका पूरा ध्यान रखें, जैसा हमने चर्चा में किया है, उन बातों का ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को अच्छे से बनाएं। बिल्कुल नीलम, ये जो हम अपना कार्यक्रम किसान की बात प्रस्तुत करते हैं, इसमें जो डॉक्टर्स आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं, उनकी राय किसानों तक पहुंचती है और वो उसको अपनी खेती बाड़ी में प्रयोग के रूप में लेकर के आते हैं। उनका जो उत्पादन है वो बढ़ता है, लागत मूल्य कम आता है, और किसान के साथ जो सरकार है देश की, जो कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक स्थान पर, जैसे आपने कहा, साथ दे रही है। इसमें केवल आवश्यकता है कि आज के आधुनिक युग में हम वैज्ञानिक तौर तरीकों से कृषि करें, और इस युग में जो हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी दे सकती है ऐसी फसलों को चुनें, जैसे अभी वाणिज्यिक फसलों की बात की। और जब तक डॉक्टरों की राय हमारी कृषि में पूरी तरह से पहुंचती रहेगी, हमारे देश का किसान, खेत खलियान सभी खिलखिलाते रहेंगे। सही बात कर रहे हो भाई, किसान है, कृषि वैज्ञानिक है, और सरकार के किसान हितैषी कार्यक्रम है, और इन सब का समन्वय मिलकर ही हम एक बुलंद भारत की ओर जा सकते हैं, सशक्त किसान बन सकता है, और जैसा कि आपने कहा, जो सुखी खेत खलिहान खिलखिलाते रह सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने जो बहन भाई हैं, हमारे मित्र हैं किसान, उनसे विदा चाहते हैं। सुनने वाले सभी किसान मित्रों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।